अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है सेक्शन 25 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 24 डिस्कस किया था, जिसमें हमने उन एंटिटीज़ को पढ़ा था जिन पर कोई पर्सनल बार है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकते। उसमें हमने सबसे पहले कहा था कि जो कॉम्पनसेशन किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम नहीं कर सकता, वो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ भी नहीं क्लेम कर सकता, या कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती। उसके बाद हमने कहा था कि जो अपनी ही ड्यूटी परफॉर्म करने से इनकेपेबल है, यानी किसी ने कोई कोई एक एंटिटी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ, लेकिन बाद में वो इनकेपेबल हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के, या खुद ने ही उस कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन की, तो वो एंटिटी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं करा सकती, यानी उस पर भी एक पर्सनल बार आ गया। तीसरा हमने कहा था कि जिसने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ले ली हो, यानी किसी ब्रीच दो पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, एक ने उसकी ब्रीच की, दूसरे ने उसके बदले में कॉम्पनसेशन ले ली उस ब्रीच के बदले में, लेकिन बाद में फिर वो उसे ख्याल आता है कि मैंने तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी थी, तो अब जब वो कॉम्पनसेशन पहले ले चुका है, अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं करा सकता। क्लॉज डी में हमने ये पढ़ा था कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट किया किसी को परचेज करने का, किसी प्रॉपर्टी को, और वो जानता था कि बेचने वाले ने इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी कहीं इसकी सेटलमेंट की हुई है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। आज हमने सेक्शन 25 में पढ़ना है। यहाँ पे हमने पढ़ना है कि किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची, जबकि उसका टाइटल था ही नहीं उस प्रॉपर्टी पे, तो उस सूरत में उन कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या सिचुएशन होगी, उनके साथ क्या होगा। यानी सेक्शन जिसमें हमने परचेजर्स के राइट पढ़े थे, सेक्शन 18 है आई थिंक, उसमें हमने कहा था कि इम्परफेक्ट टाइटल था, यानी बेचने वाले का, वेंडर का या लेसर का जो टाइटल था वो इम्परफेक्ट था, यानी कंप्लीट टाइटल नहीं था, लेकिन कुछ हद तक टाइटल था। आज हम पढ़ेंगे कि जिसके पास टाइटल था ही नहीं, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी या लीज पे दे दी, तो उस सूरत में क्या होगा। स्टार्ट करते हैं हम बियर एक्ट की लैंग्वेज से। सेक्शन 25 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल, जिसके पास टाइटल नहीं था उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, और हु इज अ वॉलंटरी सेटलर। वॉलंटरी सेटलर नॉर्मली अगर हम डिक्शनरी में कहीं पे देखें, तो इसका मतलब ये होता है कि जो खुद ही वॉलंटरी तौर पे इंटेंशनली किसी अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाके रहने लग जाता है, वॉलंटरी तौर पे वो कहीं जाके सेटल हो जाता है। लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इधर इसका मीनिंग देखें, तो इधर वॉलंटरी सेटलर का मतलब यह है कि वो शख्स, वो एंटिटी जो किसी प्रॉपर्टी में इंटर हो गया, जिसके पास उस प्रॉपर्टी में इंटर होने का राइट नहीं था, या वो शख्स जिसके पास किसी प्रॉपर्टी को बेचने का राइट नहीं था या उसको लीज पे देने का राइट नहीं था, लेकिन वो शख्स उस प्रॉपर्टी को बेच देता है या लीज पे दे देता है, तो इस सूरत में उस शख्स को हम वॉलंटरी सेटलर कहेंगे कि यानी उसके पास एक टाइटल नहीं था, उसके पास लीगल राइट किसी चीज का नहीं था, और उसने लीगल राइट ना होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दिया, या टाइटल ना होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, लीज पे दे दिया, तो यहाँ पे उस शख्स को हम क्या कहेंगे, वॉलंटरी सेटलर। यानी इंटेंशनली नोइंगली वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी में जाके इंटर हो जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है जहाँ पे वो जानता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, या मेरे पास अथॉरिटी नहीं है इस प्रॉपर्टी को सेल करने की या लीज पे देने की। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लेटिंग, सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या लीज का भी, ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर। यानी किसी ऐसे शख्स ने कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी या सेल की जिसके पास उसका टाइटल नहीं था उसको सेल करने का या लीज पे देने का, वो वॉलंटरी सेटलर था, वो शख्स, वो वेंडर, वो लेसर उस प्रॉपर्टी के उस कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने किया है स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि उसके पास टाइटल ही नहीं था ऐसा करने का जो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में किया है। Clause A, who knowing himself not to have any title to the property has contracted to sell or let the same। अब फॉर एग्जांपल A और B के दरमियान किसी प्रॉपर्टी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये प्रॉपर्टी थी, A इस प्रॉपर्टी को लीज पे देता है B को, या एग्रीमेंट टू सेल करता है इस प्रॉपर्टी के हवाले से B के साथ,
और ए ये जानता है कि मेरे पास ये करने की अथॉरिटी नहीं है, मैं अथॉराइज नहीं हूं कि मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर दूं, इस प्रॉपर्टी को लीज पे दे दूं। फिर भी अगर वो नोविंगली ये काम करता है तो वो बाद में अगर बी इस प्रॉपर्टी को लेने से रिफ्यूज कर जाता है तो उस सूरत में ए इस कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने बी के साथ किया है इस प्रॉपर्टी के हवाले से उस कॉन्ट्रैक्ट की ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। अब हम बुक की इलस्ट्रेशन देखते हैं बियर एक्ट की। A without C's authority contracts to sell to B an estate which A knows to belong to C। यानी कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? सी की है, सी इसका ऑनर है, सी इसका मालिक है, इंटाइटलमेंट इसकी सी के पास है। ए विदाउट सीज अथॉरिटी, ए सी की अथॉरिटी के बगैर, यानी सी ने उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी हुई कि आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दें या लीज पे दे दें। कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल टू बी एन स्टेट विच ए नोज टू बिलोंग टू सी। इस प्रॉपर्टी को बी को बेचता है या सेल लीज पे देता है जबकि ये जानता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी सी की है और मेरे पास ये करने की जो मैं कर रहा हूँ इसकी अथॉरिटी नहीं थी। A cannot enforce specific performance of this contract even though C is willing to confirm it। बाद में चाहे C willing है कि इस प्रॉपर्टी को ठीक है A ने बेच दी तो कोई नहीं, मैं A ने जिस तरह कर दिया उस बात पर राजी हूँ, लेकिन फिर भी A उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता क्योंकि ये वॉलंटरी सेटलर था। जिस वक्त इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी उस प्रॉपर्टी को लीज पे देने की या सेल करने की। क्लॉज बी पढ़ते हैं। Who, though he entered into the contract believing that he had a good title to the property, cannot at the time fixed by the parties or by court for the completion of the sale or letting give the purchaser to lessee a title free from reasonable doubt। अब यहाँ पे हमने क्या सिचुएशन पढ़ी कि ए को पता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है इस प्रॉपर्टी को लीज पे देने की या सेल करने की, फिर भी उसने नॉमिनली इस प्रॉपर्टी को लीज पे दिया या सेल किया तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट की ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। अब दूसरी सिचुएशन है कि ए ने किसी प्रॉपर्टी को बी को सेल किया या लीज पे दिया किसी भी प्रॉपर्टी को, यहाँ पे ए को ये पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ए समझता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब हम दोबारा पढ़ते हैं। ए दो ही इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी, ए ये समझता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है। कैन नॉट एट द टाइम फिक्स्ड बाय द पार्टीज और बाय द कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल और लेटिंग, लेकिन जब उस मिसाल के तौर पे इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 1 महीने बाद ये इस प्रॉपर्टी के बदले ए को 50 लाख रुपए देगा और ए ये प्रॉपर्टी बी को दे देगा, और ए ये समझता था कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है और मेरे ही पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल है, लेकिन जब 1 महीने का टाइम आया और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का वक्त आया तो उस वक्त ये पता चला कि ए की ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, या पहले अगर ए के पास उस प्रॉपर्टी की टाइटल थी तो 1 महीने बाद अब कोई किसी भी वजह से ए के पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं रहा। हो सकता है कि इसने थी इसकी प्रॉपर्टी है, बाद में कहीं पे मॉर्गेज रखवा दी हो, इसके बदले में कोई लोन ले लिया हो, तो अब इसके पास ये इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का गुड टाइटल नहीं रहा। कब नहीं रहा? जब उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना था, उसको फुलफिल करना था उस वक्त अगर उसके पास गुड टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, या बगैर रीजनेबल डाउट के वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की भी ए अब यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। अब हम इस क्लॉज को पढ़ते हैं। Who, though he entered into the contract believing that he had a good title to the property, cannot at the time fixed by the parties or by court the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt। अब यहाँ पे रीजनेबल डाउट एक स्पेशल टर्म है कि रीजनेबल डाउट को सर्कमस्टांसेस और फैक्ट के हवाले से देखा जाएगा कि किन सूरत में कोई टाइटल अगर ट्रांसफर करना ये रीजनेबल डाउट के जुमरे में आता है। यानी कि मिसाल के तौर पे ए ने प्रॉपर्टी कहीं पे मॉर्गेज की हुई थी, मॉर्गेज। अब यहाँ पे अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेजी को इसने दी हुई है,
किसी लोन के तहत उसको लोन को सिक्योर करने के लिए कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है। अब अगर ए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो ये रीजनेबल डाउट होगा कि उस प्रॉपर्टी को हो सकता है कि मॉर्गेजी जाके बाद में उधर कोई सूट फाइल कर दे। यानी रीजनेबल डाउट का मतलब सर्कमस्टांसेस के हवाले से देखा जाता है, या जनरली हम अगर कोई प्रिंसिपल स्टेब्लिश करें तो जहाँ पे यह खदशा हो कि कोई थर्ड पार्टी आके इसी सब्जेक्ट मैटर पे इसी प्रॉपर्टी पे कोई सूट फाइल कर देगी, तो उस सूरत में वो प्रॉपर्टी रीजनेबल डाउट में आएगी और उस प्रॉपर्टी का टाइटल जो उसके पास था अगर उसने ट्रांसफर किया है तो वो रीजनेबल डाउट में ट्रांसफर किया है, और उस सूरत में ए इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए bequeaths his land to trustees declaring that they may sell it with the consent in writing of B। ए ने कोई प्रॉपर्टी दी ट्रस्टीज को, कोई भी प्रॉपर्टी थी, ट्रस्टीज थे, टी था, एफ था, दो ट्रस्टीज थे मिसाल के तौर पे। ए bequeaths his land to trustees declaring that they may sell it with the consent in writing of B। और ट्रस्टीज को ये पावर दी कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको ट्रस्टीज बेच सकते हैं किसकी कंसेंट से? बी की कंसेंट से। और बी की कंसेंट भी कौन सी हो? इन राइटिंग हो। यानी ए ने ये प्रॉपर्टी ट्रस्टीज को दी, लेकिन साथ में शर्त ये लगा दी कि अगर ट्रस्टीज ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, तो उन्हें बी की कंसेंट इन राइटिंग लेना जरूरी है। आगे क्या होता है? B gives a general prospective assent in writing to any sale which the trustees may make। अब B ने इनको एक जनरली कोई कंसेंट दे दी, जनरल कंसेंट दे दी प्रोस्पेक्टिव के हवाले से, आप इस प्रॉपर्टी को जितने में भी बेच देंगे मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी इस प्रॉपर्टी पे कंसेंट है, आपको मैं राइटिंग में देता हूँ, राइटिंग में दे दी वो। अच्छा, assent in writing to any sale which the trustees may make। The trustees then enter into a contract with C to sell him the land। अब ये ट्रस्टीज जो थे इसने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी सी को। शर्त क्या थी? ए ने प्रॉपर्टी ट्रस्टीज को दी थी इस शर्त पे कि वो जब इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो बी की कंसेंट लेंगे, कंसेंट इन राइटिंग लेंगे। बी ने उनको एक जनरली कंसेंट दे दी कि आप जिस तरह भी इस प्रॉपर्टी को बेचने, मेरी उस पर कंसेंट है। और ट्रस्टीज ने अब ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी। अब क्या होता है? सी रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट। बाद में सी कहता है कि मैंने आपसे जो प्रॉपर्टी ली है इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करता, या इस कॉन्ट्रैक्ट की मैं ब्रीच करता हूँ। द ट्रस्टीज कैन नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट as in the absence of B's consent to the particular sale to C। The title which they can give to C is as law stands not free from reasonable doubt। अब बेसिकली था क्या कि इन्होंने इसकी कंसेंट ली थी, लेकिन वो जनरली कंसेंट ली थी, स्पेसिफिकली इस ट्रांजैक्शन की कंसेंट नहीं ली थी कि हम ये प्रॉपर्टी सी को बेचना चाह रहे हैं। एक जनरल कंसेंट तो ली थी कि आप किसी को भी ये प्रॉपर्टी बेच देंगे तो मेरी तरफ से कंसेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली इस ट्रांजैक्शन की कंसेंट नहीं ली थी। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि बाद में बी आके सूट फाइल कर दे कि आपने जो प्रॉपर्टी बेची है आपने तो मेरी कंसेंट जनरली ली थी, इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के वाले से तो नहीं ली थी। यानी यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो गया। डाउट ये क्रिएट हुआ कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी सी को बेची है उसकी जो कंसेंट थी वो पर्टिकुलर कंसेंट नहीं थी बल्कि जनरल कंसेंट थी, और ये बाद में बी आके एक सूट फाइल कर देता है। अब इस डाउट की सूरत में जो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर हो रही है, यानी ये रीजनेबल डाउट है, इसमें टाइटल फ्री फ्रॉम द रीजनेबल डाउट नहीं है, बल्कि रीजनेबल डाउट होने के बावजूद टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, फ्री टाइटल नहीं है। तो इस सूरत में भी बाद में ट्रस्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, क्योंकि उन्होंने जो टाइटल ट्रांसफर किया था वो फ्री फ्रॉम द रीजनेबल डाउट नहीं था। उधर डाउट था कि बाद में बी आके ये कह दे कि मेरी कंसेंट तो पर्टिकुलर थी नहीं, मेरी कंसेंट तो जनरल थी, जबकि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझसे एक पर्टिकुलर कंसेंट लेनी चाहिए थी। तो टाइटल जो उन्होंने ट्रांसफर किया वो फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट नहीं था। नेक्स्ट इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। सी ए बीइंग इन पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल इट टू जी। यानी
ए बीइंग इन पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड, ए किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन होल्डर है, कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल इट टू जी, ये जी के साथ जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, टू सेल, इसको बेचने का, इस प्रॉपर्टी का पोजेशन होल्डर है और इस प्रॉपर्टी को बेचता है जी को। ऑन इंक्वायरी इट टर्न्स आउट दैट ए क्लेम्स द लैंड एज हियर ऑफ बी, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बाद में पता चलता है कि ए के पास जो ये लैंड थी वो थी एज लीगल हियर ऑफ बी, यानी बी की ये प्रॉपर्टी थी, बी की मिसाल के तौर पर डेथ हो गई तो उसका लीगल हियर ये था, इस तरह ए के पास ये प्रॉपर्टी आई थी। अच्छा, हु लेफ्ट द कंट्री सिविलर ईयर्स बिफोर, अब इस सूरत में जो प्रॉपर्टी इसके पास आई थी इसकी डेथ की सूरत में नहीं आई थी, लीगल ईयर उसका ये था, लेकिन इसकी डेथ होती तो फिर प्रॉपर्टी इसके पास एक वैलिडली ट्रांसफर होनी थी ना, इसकी डेथ नहीं हुई, ये काफी सालों से सिविलर ईयर से किसी फॉरेन कंट्री में गया हुआ था और था क्या, एंड इज जनरली बिलीव टू बी डेड, और जनरली ये बिलीव किया जाता था कि उससे कोई राबता नहीं है, वो मर गया होगा। यानी इसका जो यहाँ पे लीगल ईयर वाला टाइटल था वो एक डाउटफुल टाइटल था, यहाँ पे श्योरिटी नहीं थी कि जिसका वो लीगल ईयर है वो वाकई में उसकी डेथ हो गई। हाँ, यहाँ पे अगर श्योरिटी होती तो इसका टाइटल फ्री फ्रॉम द रीजनेबल डाउट था, लेकिन अब इस सूरत में ये जो टाइटल ट्रांसफर कर सकता है जी को, वो फ्री फ्रॉम द रीजनेबल डाउट नहीं है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है कि जिसका वो हीयर है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वो उसकी डेथ हुई है कि नहीं हुई। अब यही बात वो आगे कर रहा है, जनरली बिलीव टू बी डेड बट ऑफ हुज डेथ देयर इज नो सफिशिएंट प्रूफ, लेकिन उसकी डेथ का कोई सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि बाद में वो पता चले कि जिंदा है और वो आ जाए, वो कहे कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी थी, मेरे बनने के बाद आप हियर बन सकते थे ना, अभी तो मैं जिंदा हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है, और वो इस प्रॉपर्टी पे सूट फाइल कर दे। तो जहाँ पे भी मैंने आपको जनरल प्रिंसिपल बताया था कि जहाँ पे पर भी किसी प्रॉपर्टी पे सूट फाइल हो सकता हो, वो प्रॉपर्टी एक रीजनेबल डाउट से पाक प्रॉपर्टी नहीं समझी जाएगी। ए कैन नॉट कंपेल जेड स्पेसिफिकली टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस सूरत में जहाँ पे ए जो टाइटल ट्रांसफर कर सकता था वो फ्री फ्रॉम द रीजनेबल डाउट नहीं था, बाद में जी इस कॉन्ट्रैक्ट के जो ए और जी के दरमियान हुआ रिफ्यूज करता है उसको परफॉर्म करने से, उसकी ब्रीच करता है, तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस कंडीशन में था ही नहीं कि वो उस टाइटल को फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट आगे ट्रांसफर कर सकता। अच्छा, क्लॉज सी हम पढ़ते हैं अब सेक्शन 25 की। हु प्रीवियस टू एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट हैज मेड अ सेटलमेंट दो नॉट फाउंडेड ऑन एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल ए ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहिए बी को, क्या था उसमें कि हैज मेड अ सेटलमेंट, और ए ने पहले ही ये ट्रांसफर इस प्रॉपर्टी की सेटलमेंट की हुई थी, किसके साथ, सी के साथ, डी के साथ, इनको गिफ्ट की हुई थी मिसाल के तौर पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि बाद में अगर इसको ये रिफ्यूज करता है बी इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने से, या इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करता है, तो ए इस सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसी प्रॉपर्टी की एक सेटलमेंट की हुई थी। लास्ट सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था 24 में, उधर ये पढ़ा था कि जब बी को पता हो कि ए ने ऑलरेडी सेटलमेंट की हुई है इसी प्रॉपर्टी की, लेकिन बी फिर भी उस प्रॉपर्टी को खरीदता है या एग्रीमेंट टू सेल करता है, तो बी इंटाइटल नहीं है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करे। यहाँ पे ये है कि ए इंटाइटल नहीं है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करे, यानी ए भी इंटाइटल नहीं है, अगर दोनों सेक्शंस को मिला के देखें तो बी भी इंटाइटल नहीं है किस प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने का, किस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने का, उस कॉन्ट्रैक्ट की जहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसको ऑलरेडी किसी सेटलमेंट के थ्रू किसी और शख्स को सेटल किया हुआ था। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन makes a settlement of certain property on his brother and their issue, यानी ए ने लव एंड अफेक्शन में अपने ब्रदर को या उसके बच्चों को यह प्रॉपर्टी सेटलमेंट की हुई थी, गिफ्ट के तौर पे, मिसाल के तौर पे दी हुई थी, एंड आफ्टरवर्ड्स इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द प्रॉपर्टी टू अ स्ट्रेंजर, और बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल करता है स्ट्रेंजर को, यानी किसी बाहर वाले शख्स को, बी को। ए कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट so as to override the settlement,
अब ये जो सेटलमेंट हुई थी इसकी वजह से ए इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकता, ए इस सेटलमेंट को ओवरराइड नहीं कर सकता एंड दस प्रेजुडिस द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस क्लेमिंग अंडर इट, क्योंकि अगर ये इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराता है इस कॉन्ट्रैक्ट की कि ये प्रॉपर्टी बी लाजमी मुझसे खरीदे, तो फिर ये जो इसने सेटलमेंट की हुई थी इनके जो राइट्स सेटलमेंट के तहत क्रिएट हुए थे सी और डी के, ये बात उनके राइट्स के प्रीजुडिस है। तो इनके राइट को सेव करने के लिए ए पे या वेंडर या सेलर जो भी था उस पे एक बार लगा दी कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं करा सकते जहां पे आपने उस प्रॉपर्टी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट किया हो जिस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी आपने कहीं पे सेटलमेंट की हुई हो। तो ये हमारा सेक्शन 25 था। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब मैं जनरली इसको ओवरव्यू देता हूँ। 24 में हमने क्या पढ़ा था कि पर्सनल बार टू द स्पेसिफिक लीव, यानी उन एंटिटीज को पढ़ा था जिन पर स्पेसिफिक लीव का बार है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकते। सेक्शन 25 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसका टाइटल उस प्रॉपर्टी पे है ही नहीं, नो टाइटल। सेक्शन 18 में क्या था, क्या कहा था कि इम्परफेक्ट टाइटल है, यानी कुछ हद तक उसके पास टाइटल है लेकिन कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं है। सेक्शन 25 में क्या है कि उसका टाइटल है ही नहीं, वो वॉलंटरी सेटलर है। तो वो अगर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है आया कि उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है या नहीं हो सकती, उसमें फिर ये हमने 3 कंडीशंस पढ़ी विद इलस्ट्रेशंस। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा सेक्शन 26 पे होगा जिसमें हम वेरिएशन के हवाले से पढ़ेंगे कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हो सकती है लेकिन विद वेरिएशन हो सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।